नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री रेखा आर्या करेंगे सम्मान। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के निर्देश, याचिका निस्तारित होने तक मतों को रखे सुरक्षित। 9 वोट से हारी थी याचिकाकर्ता शिवानी राणा। नेपाल सीमा पर चंपावत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 70 लाख की स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। 213 ग्राम हेरोइन और बाइक बरामद। जोशीमठ की पल्ला अंबेडकर बस्ती में तहसील प्रशासन ने बांटी राहत सामग्री। करीब 26 परिवार झेल रहे आपदा का दंश। पीड़ितों को किया जा रहा विस्थापित। ऊंचे इलाकों में शुरू हुई सीजन की पहली बर्फबारी। चांदी की तरह चमकने लगी चोटियां। निचले इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी। इधर 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं उत्तराखंड की 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए हर वर्ष दिया जाता है ये सम्मान। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की तरफ से होता है आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या रहेंगी मौजूद। खेल, शिक्षा, साहसिक कार्य, समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाएं होंगी सम्मानित। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। इस बार उत्तराखंड में आई आपदा ने राज्य के कई क्षेत्रों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इस बार भारी बारिश से मुख्य सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए विभाग कार्यरत है। और अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है।
चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के समीप बीते 6 दिनों से यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद चल रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग में आवागमन पूर्ण रूप से ठप हो गया है और चंपावत जनपद के पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। राज्य मंत्री हैं राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए जल्द से जल्द मार्ग को दुरुस्त करने के आदेश जारी किए। देखिए, लगातार पिछले 6 दिनों से यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 जिलों की चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन है, लगातार बंद है और जनता काफ़ी परेशान है। यात्री गणों के आने जाने का साधन नहीं है और आज थोड़ा सा मौसम खुलने के बाद हम लोगों ने तय किया कि वहाँ पर स्पॉट पर जाकर के स्वाला में जाकर के देखा जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। निर्माणदायी सस्ता और कार्यदायी सस्ता जिस प्रकार से काम कर रही है, जो निर्माण एजेंसी है उसकी मुझे लगता है कि घोर लापरवाही है। उन्होंने सही ढंग से इस पहाड़ का आकलन न करके एस्टिमेट वगैरह सही ढंग से नहीं बनाया। हल्द्वानी की मीमांसा आर्य को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। इस मौके पर हल्द्वानी शहर में हजारों लोगों की मौजूदगी में एक स्वागत रैली निकाली गई। मीमांसा आर्य के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनने पर शहरवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वे पार्टी की सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का सम्मान है। मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ सर्वप्रथम में कि भारतीय युवा कांग्रेस का हिस्सा हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लेवारू जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब जी का, हमारे जननायक हमारे जननेता राहुल गांधी जी का, कि उनकी एक सोच थी कि किस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी में युवाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और भारतीय युवा कांग्रेस से अच्छा माध्यम कुछ और नहीं हो सकता। और जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं जिनके अंदर काबिलियत है राजनीति करने की, जिनके अंदर काबिलियत है लोगों के लिए काम करने की, उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करती आ रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे परिवार में कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमने लगातार संगठन के लिए काम किया उसको आज एक सराहना मिली है। नहीं, हमारी तो बहन है, हमारी बिटिया है और बहुत ही होनहार है। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को विशेष बधाई देता हूँ कि मीमांसा जैसी लड़की जो जब से कांग्रेस में आई 2017 में, मुझे याद है मेरी माताजी के आशीर्वाद से इसको NSUI का हमने टिकट दिलाया था, छात्र संगठन का अध्यक्ष लड़ी, जीती नहीं। लेकिन कई लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, हार जाएं या जीत जाएं तो घर बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी बहन है, इसने लगातार प्रदेश भर में और जहाँ भी इसकी ड्यूटी लगाई गई कांग्रेस के लिए संघर्ष करा, कांग्रेस का परचम लेकर चलती है। तो होनहार बहुत है, पक्की कांग्रेसी है और हमें खुशी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की जो पहचान उन्होंने करी, एक अच्छे व्यक्तित्व की करी है और मैं विशेष उनको और उनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। तो वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार बदलने से लेकर कैबिनेट विस्तार और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की नाराजगी तक तमाम तरह की चर्चाएं इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री बदले जाने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि सीएम धामी अपना 5 साल का कार्यकाल स्थिरता के साथ पूरा करेंगे और 2027 के चुनाव में धामी के ही चेहरे पर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूं कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता शिवानी राणा की चुनाव याचिका निस्तारित होने तक मतों को सुरक्षित रखा जाए।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और ग्राम सिसोना निवासी शिवानी राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने हाईकोर्ट से पुनर्मतगणना की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो केवल 9 वोट से हारी थी। उनके अभिकर्ता ने दोबारा मतगणना की मांग की, लेकिन आरओ ने इसकी अनुमति नहीं दी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न मामले में याचिकाकर्ताओं को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी महिला को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। तो चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रस्तावित महायोजना 2041 और बस अड्डे के स्थानांतरण के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपर रोड पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला महामंत्री संजय त्रिवाल की अध्यक्षता और संरक्षक तेज प्रकाश साहू के संचालन में बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हुए। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने पौराणिक महत्व को नजरअंदाज करते हुए बस स्टैंड को शिफ्ट करने का फैसला लिया तो व्यापारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बस अड्डा बचाना है, हरिद्वार से कॉरिडोर भगाना है। व्यापारी बड़ा चिंतित है। एक साथ प्रशासन ने हमारी नींद हराम कर दी, व्यापारियों को बड़ा चिंतित कर दिया। व्यापारी बड़ा परेशान है, बड़ा दुखदायी है। स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही बाजारों के अंदर, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, न सरकार की तरफ से स्थिति क्लियर हो रही। अरे क्लियर तो करो भाई, दुकानें हमारी कितनी रहेंगी, कितनी नहीं रहेंगी। और हम तो आज बिल्कुल हम तो सड़कों पे हैं। इतनी उत्तराखंड में आप तो आ रखी है, हरिद्वार में काम नहीं है, व्यापार नहीं है, बिल्कुल चौपट पड़ा धंधा बिल्कुल। और ऊपर ये नपाइयां चल रही है हरिद्वार के अंदर। कहाँ जाएगा हरिद्वार का व्यापारी? बस अड्डा हटा दो, व्यापार दुकानें तोड़ दो, गलियां तोड़ दो, दुकानें हटा दो। ये क्या का तरीका है? आगे बात तो करो भाई, हमें बताओ तो सही। हमें विश्वास में तो लो कम से कम। हमारा बस अड्डा शिफ्ट करने के लिए हम बिल्कुल विरोध में है। अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने रेलवे स्टेशन बस अड्डा हमने सामने लगाते थे। इस बस अड्डे में चारों तरफ इतनी सरकारी जमीन है और सब नगर पालिका की, नगर निगम की जमीन है। अगर वो जल निगम का गोदाम, सिंचाई विभाग के कार्यालय, अगर ये पुलिस के, अगर ये रोसवा भी शिफ्ट कर दिया जाए तो उसे जनता को फर्क लगेगा। बस अड्डा शिफ्ट होने से फर्क पड़ता है। इस पर राजनीतिक लोगों की निगाहें हैं। BSF की जमीन चारों तरफ से अतिक्रमण हटा के इसमें दिल्ली ISBT कश्मीरी रेट से ज्यादा जगह और 4 साइड ओपन प्लॉट है। इतना बड़ा प्लॉट पूरे हरिद्वार में कहीं नहीं है, लेकिन अतिक्रमण करा के राजनीतिक लोगों ने अपने हित में उसको वोटों की राजनीति के चक्कर में इसलिए चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए बस अड्डा। जनता परेशान होती रहे, उन्हें सजा लेना देना। तो वहीं उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में एक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद हैं। स्त्री शक्ति को समर्पित ये कार्यक्रम है। तीलू रौतेली पुरस्कार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार वितरण समारोह ये है, जहां पर CM धामी, महिला बाल विकास मंत्री आर्य मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगी
सचिव महोदय से कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्रीमती रेखा आर्य जी को पौधे एवं शॉल भेंट कर कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय विधायक जी को पौधे एवं शॉल भेंट कर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधायक जी का स्वागत करें। उपनिदेशक महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे सचिव महोदय को पौधे और शॉल भेंट कर सर का स्वागत करें। राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार एवं राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार में उपस्थित मंचासीन गणमान्य अतिथि, कार्यक्रम के विजेता एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पर्वत सी कर्मठता और नदी सी जीवटता, ये परिचय है तीलू रौतेली का और यही परिचय है उन समस्त विजेताओं का जिनके सम्मान में आज का यह आयोजन किया जा रहा है। आज के विजेताओं के स्वागत संबोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालने के लिए मैं अनुरोध करूंगी सचिव महोदय से कि वे डाइस पर आने का कष्ट करें। परम सम्मानित मुख्य अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोकप्रिय माननीय विधायक श्री खजानदास जी, पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रतिभावान महिला सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाएं, किशोरियां तथा उपस्थित जनसमूह, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के सम्मानित साथीगण एवं विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, सहयोगियों, 8 अगस्त 1661 17वीं शताब्दी में एक बालिका का जन्म होता है और एक कहावत कही जाती है कि आपका जन्म चाहे जैसे हो, चाहे जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, हम किसी भी परिवार में कैसे जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु शानदार होनी चाहिए, शहादत शानदार होनी चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उसको याद करती रहें। इसी तरह की एक स्त्री शक्ति का प्रतीक तीलू रौतेली जी है। मात्र 21-22 साल की अल्पायु में नयार नदी में जिन्होंने अपनी शहादत दी अपनी मातृभूमि के लिए, उनके सम्मान में यह जो पुरस्कार रखा गया है, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार, उसके वितरण समारोह में आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। माननीय महोदय, आज हम सब यहाँ उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव पल्ला अम्बेडकर बस्ती में जोशीमठ तहसील प्रशासन के द्वारा सभी आपदा पीड़ित परिवारों को कुछ महत्वपूर्ण राहत सामग्री वितरित की गई। आपको बता दें कि जोशीमठ के दूरस्थ गांव पल्ला अम्बेडकर बस्ती में तकरीबन 26 परिवार भूंसाव एवं दरारों की मार से वो झेल रहे हैं, जिसके चलते कई परिवारों की आशाएं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चले हैं। आपको ये भी बता दें कि जिसके चलते जोशीमठ तहसील प्रशासन के द्वारा आपदा पीड़ित परिवारों के लिए फिलहाल के लिए टेंट, तिरपाल की व्यवस्था एवं खाद्य सामग्री और रहने के लिए गाँव में बने सरकारी भवनों में ठहरने की व्यवस्था तहसील प्रशासन के द्वारा फिलहाल करा दी गई है। वहीं जोशीमठ के उपजिला अधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने कहा कि पल्ला अम्बेडकर बस्ती में जितने भी आपदा पीड़ित परिवार हैं उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था पर कार्रवाई चल रही है और कहा कि फिलहाल तहसील प्रशासन के द्वारा सभी आपदा पीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री वितरित की गई है। भारी वर्षा हुई है, उसके कारण पल्ला गांव में कुछ एक अलग से सेपरेट बस्ती है, उसमें करीब 40 परिवार रहते हैं। तो उनके भवनों में दरारें पड़ी हुई हैं और बारिश जैसे ही होती रही है तो दरारें बढ़ी भी हैं। हमारी जो टीम थी तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में मौके पे गई थी। कितना किसका नुकसान हुआ है भवन का, उसका आकलन कर लिया गया है।
उनके पास खाद्यान्न की कुछ शॉर्टेज हो गई थी, तो उनको खाद्यान्न किट उपलब्ध करवा दी गई है। साथ में उन लोगों के लिए जो वहाँ पे हमारे सरकारी भवन हैं उनमें सुरक्षित रहने के लिए उनको बोला गया है, वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ में उनको टेंट की व्यवस्था की गई है जिसमें वो लोग सुरक्षित रह पाएंगे, और कुछ तिरपाल की व्यवस्थाएं उन लोगों को हमारे द्वारा उपलब्ध करवा दी गई हैं। साथ में क्योंकि उनका स्थायी ट्रीटमेंट का काम होगा या स्थायी विस्थापन का काम होगा, उसके लिए भी जो भूगर्भीय सर्वेक्षण होना है उसके लिए कार्रवाई गतिमान है और तुरंत ही उस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाए। चंपावत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां बनबसा में करीब 70 लाख रुपए की 213 ग्राम स्मैक और मोटरसाइकिल सहित एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त बलजीत सिंह ने बताया कि वे स्मैक को टाटरगंज से स्मैक लेकर आया था, जिसे वो नेपाल लेकर जा रहा था। वहीं पुलिस कप्तान ने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में किसी भी हाल में नशा तस्कर बख्शे नहीं जाएंगे। तो वहीं जोशीमठ ज्योतिर्मठ के कई ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जहां एक और निचले इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऊंची चोटियों में पहाड़ एक बार दूर से ही चांदी की तरह चमकने शुरू हो गए हैं। तो वहीं बात करें भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में भी ताजी बर्फबारी देखने को मिल गई है। यहां भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि ऊंची चोटियां भले ही खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन एक तरफ लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने के चलते निचले इलाकों में ठंड ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि निचले इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ का जनजीवन है वो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। तो वहीं दूसरी तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें तो दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी के नज़ारे देखे जा सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा थोड़ी सी तस्वीर हमारे दर्शकों को भी दिखाएं, कहाँ इस वक्त ताजी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं जोशीमठ की ऊंची चोटियों में किस तरीके से सफेदी छाई हुई है, जिसके चलते अब जोशीमठ नगर के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। तो वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर। भारी वर्षा से बाधित आवागमन को सुचारू कराने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार देर रात खुद राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर धौन बस्तिया पहुंचे। अंधेरे के बीच जिलाधिकारी ने टॉर्च की रोशनी से भूस्खलन से ढके रास्ते का जायजा लिया। उन्होंने जेसीबी को मलबा हटाने के लिए रास्ता दिखाने में टॉर्च से रोशनी तक दी। जिलाधिकारी की यह तत्परता देखकर मौके पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी दोगुना उत्साह और जोश के साथ कार्य में जुट गए। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग को हर हाल में सुचारू करना प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता है। चंपावत के टनकपुर से एक खबर है, जहां जिलाधिकारी मनीष कुमार भारी बारिश के चलते उत्पन्न स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में डीएम ने खेतखेड़ा और गौड़ा खाली का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शारदा नदी से हो रहे लगातार भू कटाव का गहनता से जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी के आपदा के दृष्टिगत लगातार निर्देश है, कहीं भी किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो उसके लिए लगातार सारे अधिकारी फील्ड में रहें, वास्तविक स्थिति का आकलन करें और उसके हिसाब से सभी को जो सहयोग है वो त्वरित रूप से दें। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गेंडा खाली और खेतखेड़ा जो दो हमारे वल्नरेबल क्षेत्र हैं जो कि नदी से कटान हो रहा है, वो आज ग्रामवासियों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उसका भ्रमण किया गया है। त्वरित रूप से क्या सहायता दी जा सकती है उस पर कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे एक दीर्घकालिक योजना के तहत जो नदी का बचाव का है उस पर बात हुई, साथ ही ड्रेजिंग की भी बात हुई और रिवर ट्रेनिंग की बात हुई। तो त्वरित रूप से हम लोग जो है यहाँ के लोग हैं उनको रिलीफ सेंटर्स में हम लोगों ने शिफ्ट किया है और जो ये लॉन्ग टर्म का जो कार्य है उसके लिए जो विभाग है उनको आज सभी विभाग में उपस्थित रहे हैं, तो उनकी कार्य योजना पे उसको अमली जामा पहनाने के लिए कार्य किया जा रहा है।
उत्तराखंड में बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मंगरौली में नंदाकिनी नदी के वेग के कारण लगातार भू कटाव हो रहा है, जिससे कृषकों की भूमि इसके चपेट में आ गई है। वहीं लगातार भू कटाव होने से क्षेत्रीय बस्ती के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। बता दें कि नंदाकिनी नदी की दिशा बस्ती की ओर बढ़ रही है और डर के कारण बरसात के दिनों में ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। नदी किनारे सुरक्षा दीवार न होने के कारण बरसात के दिनों में ग्रामीण डर के साए में रहने को मजबूर हैं। 2013 की जो आपदा यहाँ पे आई थी उत्तराखंड में, इसमें जिला चमोली बहुत प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्र में ये नंदप्याका नगर पंचायत के वार्ड एक मुनियाली, बगड़, मुनियाली और मंगरौली आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस आपदा में से काश्तकारों की कई नाली जमीन बह चुकी है और इससे जो है पूरे गाँव को खतरा है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी जो प्रोटेक्शन वाल का इस पर तत्काल कार्रवाई करके इसको बचाने की कृपा करेंगे। 2013 की आपदा से मंगरौली जो गांव है वो खतरे की जद में है और मैं मतलब अपने माध्यम से जो भी है उसमें भरसक कोशिश कर रहा हूं मंगरौली गांव को बचाने के लिए। परंतु ये जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी धनराशि खर्च होगी। लिहाजा मैं उत्तराखंड सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि वो जो है राशि प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में आने से पेयजल की 4 लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराने के आसार उत्पन्न हो गए हैं। बता दें कि भूस्खलन से सलना पमदा, सलना बाराकोट, झड़खोला बाराकोट, तड़ाग बाराकोट पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों ने विभाग से पेयजल लाइनों को दुरुस्त करने की मांग की है। बाराकोट क्षेत्र में विगत दिनों हो रही मूसलाधार बारिश से हुए भूस्खलन की चपेट में आकर पानी की कई लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें सलना पमदा, सलना बाराकोट, छड़खोला बाराकोट, तड़ाग बाराकोट लाइनें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे मुख्य स्रोत से पानी पेयजल टैंक में नहीं गिर पा रहा है, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने का खतरा है। मेरा विभाग से करबद्ध अनुरोध है कि अविलंब संज्ञान लेते हुए जिन जगहों पर लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन्हें दुरुस्त करने की कृपा कीजिएगा। वर्तमान में दैवीय आपदा के कारण बाराकोट क्षेत्र में जो पेयजल लाइनें हैं यह आपदा के कारण टूट चुकी हैं। ऐसी बहुत सी पेयजल लाइनें हैं, चाहे बाराकोट तड़ाग हो या सलना पमदा हो, सलना बाराकोट हो या छड़कोला बाराकोट हो, तो ये पेयजल लाइनें टूट चुकी हैं। तो मेरा विभागीय अधिकारियों से करबद्ध निवेदन है कि आप तुरंत संज्ञान लेकर इन्हें जो बाराकोट में पानी। हल्द्वानी में बरसात की वजह से किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासा उनका नुकसान हुआ है। इसके अलावा सूखी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। उप जिला अधिकारी राहुल शाह ने बताया कि गौला नदी से बिंदुखता में जमीनों का कटाव हो गया है। नंधौर नदी ने चौरगलिया क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया है। वहीं सिंचाई और राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों की टीमों ने सभी जगह का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि हल्द्वानी चौरगलिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त हुए पुल के हिस्से को ठीक करने का काम किया जा रहा है। 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से गौला, नंधौर और अन्य नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। इसी प्रकार से कलसिया में और देवखड़ी में भी जलस्तर बढ़ा था। गौला नदी में जो NHI के ब्लॉक्स बनाए गए थे चेक डैम, कुछ वो बहे हैं, अन्य कोई क्षति नहीं है। PWD की जो अप्रोच रोड है उस तरफ भी भू कटाव हुआ है। स्टेडियम की जो सुरक्षा दीवार थी उसकी वजह से स्टेडियम की भूमि में इसमें कोई भू कटाव नहीं हुआ है, अभी तक पूर्णतः वो सुरक्षित है। और नंदौर नदी में भी वन भूमि जो लगती हुई है नंदौर नदी से, वहाँ भू कटाव हुआ है। कुछ प्लांटेशन भी वहाँ पे बहे हैं, वो क्षति हुई। अन्य किसी प्रकार की जनहानि या भवन हानि की सूचना शून्य है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।